आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चीन की नापाक हरकत के चलते एलएसी पर हालात कशीदा हैं। सरहदी तनाजे पर वादिये गलवान में हिंद चीन जवानों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान यह तनाजा काफी पुराना है। चीन अक्सर इस तरह की नापाक हरकतें करता रहता है। हिंद चीन सरहद पर हिंदुस्तानी जमीन पर चीन की हमेशा नजर रही है, लेकिन इस बार चीन ने हठधर्मी की तमाम हदें पार कर दी है। एक लंबे अरसे के बाद इन दोनों पड़ोसी ममालिक में नौबत खून खराबे तक जा पहुंची है। सवाल ये उठता है कि हिंद चीन के दरमियान कशीदगी से दोनों ममालिक पर आखिर क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये तनाजा यही खत्म हो जाएगा या बात आगे बढ़ेगी? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सख्त अल्फाज में चीन की हरकत की मजम्मत की है और कहा है कि हिंदुस्तान हर हाल अपने हमसायों से अमन चाहता है। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज का बयान सुनिए और उसके बाद इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म का बयान। कभी किसी को भी उकसाते नहीं है, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि चीन की नापाक हरकत है और इस तरह की हरकत चीन बार बार करता है। खासतौर से लद्दाख का जो इलाका है, गलवान की जो वादी है, यहां पर लगातार चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है, लेकिन इस बार चीन ने हदें पार कर दी। आखिर इसका जवाब क्या होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह के हालात दो पड़ोसियों के दरमियान बन रहे हैं, खासतौर से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान अब जो रिश्ते बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, इससे असरात क्या पड़ेंगे दोनों ममालिक पर, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आखिर चीन जिस तरह से अब ये हठधर्मी कर रहा है, इसके पीछे क्या कुछ चीजें कारफरमा हो सकती हैं, इस पर भी हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। और इसके अलावा क्या बात यहीं पर रुक जाएगी, बातचीत से इस मसले का हल निकल आएगा या ये बात आगे भी बढ़ेगी, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, साबिक सफीर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। डॉक्टर राजन कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेएनयू से। डॉक्टर राजन, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है
एक दो मेहमान और बीच में हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, चाइना के साथ पिछले कुछ सालों से हमने देखा, बल्कि यूं कहा जाए कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, रिश्ते बहुत अच्छे थे और रिश्ते बेहतर होते जा रहे थे दिन ब दिन। लेकिन अचानक जो एक कड़वाहट आई है, रिश्तों में जो एक दरार आई है, इसे किस तरह से देखा जाए? अचानक रिश्ते इतने खराब क्यों हो गए? देखिए, ये रिश्ते मेरे ख्याल से अचानक खराब नहीं हुए हैं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि और पैनलिस्ट भी हमसे एग्री करेंगे कि चाइना की किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता ब्लैंकली आंख मूंद कर। चीन की नीति रही है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। और सन 62 से लेकर के अब तक कम से कम 7 बार चीन ने जगह जगह थोड़ी थोड़ी घुसपैठ की कोशिश की है, जिसका जवाब दिया गया है। ये इसलिए चीन ने किया कि चीन ये टटोलना चाहता था, हमें खोज के देखना चाहता था दबा के कि हम हमारी मिलिट्री कितनी तैयार है। और हर बार उसे पता लगा कि हमारी तैयारी अच्छी है, तो उसके बाद चीन ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। इस वक्त भी चीन यही चाहता था, और इस वक्त चीन ये ज्यादा शिद्दत से इसलिए चाहता था कि चीन अभी कई ओर से घिरा हुआ है। हांगकांग में ह्यूमन राइट्स के मामले पे, उसके बाद साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी, और उसके बाद चीन घिरा हुआ है कोरोना वायरस की जानकारियां छुपाने के मामले में। चीन को अमेरिका चीन के सख्त खिलाफ खड़ा हुआ है। ये सब चीजों से फिर चीन दुनिया का ध्यान बटाने के लिए और अपनी आवाम का ध्यान बटाने के लिए चीन को कुछ करना था, और उसने ये किया। और इसमें बात थोड़ी आगे तक बढ़ गई, और सबसे बहुत गमज़दा बात ये हुई कि इतने लोग हलाक हो गए। और वो तब हुआ जब बातचीत अमन की चल रही थी मिलिट्री के लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है, और मेरे ख्याल से तो हमको इसको बड़े हल्के में नहीं लेना चाहिए। चीन भले ही कहता रहा कि नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भी जैसे लिखा नहीं बात चल रही है, हम इसको सुलझा लेंगे, लेकिन हमें अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस तैयार रखनी चाहिए हर हालत से निपटने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, कई अच्छी बातें आपने बताई, और कई सवाल भी चाइना पर एक तरह से उठते हैं कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछली जब से ये सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 से 18 बार मिनिस्ट्री की सतह पर बातचीत हो चुकी है। कई बार वहां के प्रेसिडेंट यहां पर आए और उनका एक तरह से इस्तकबाल किया जाता है। बहुत करीबी एक तरह से रिश्ते पिछले कुछ सालों में हमने देखे चीन के साथ। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राजन, डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी ने कई चीजें बताई। उन्होंने यही कहा कि एक तो जो उसके इंटरनल जो मामलात हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए चीन ने ऐसा किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर राजन आपको लगता है कि खित्ते में ये जो रीजन है पूरा, इसमें चाइना कहीं ना कहीं अपनी एक हैसियत बताना चाह रहा है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की हरकतें करता रहता है? जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मेरी जहां तक समझ है कि चीन अभी पूरा इंटरनेशनल आप राजनीति देखेंगे तो सब जगह पे वो आइसोलेटेड है। चीन के साथ बहुत कम कंट्री हैं आज के समय पे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर छोड़ दें तो दूसरे देश अभी चीन के साथ नहीं है। और चीन को पहली बार, चीन को चूंकि आपने देखा होगा कि चीन बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा था, चाहे साउथ चाइना सी की बात करें या फिर ताइवान स्टेट्स की बात करें, तो वहां पे कोई भी फोर्सेस उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहे हम जापान की बात करें या फिलीपींस या वियतनाम की बात करें, तो ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज वो चीन को फेस ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है, बड़े छोटे कंट्री हैं, उतने पावरफुल नहीं है। यहाँ पे देखा कि चीन उसी ढंग की पॉलिसी यहाँ पे लद्दाख में वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था, और उसका जवाब वहां पे मिला, क्योंकि भारत एक तरह से तैयार है। और भारत किसी भी स्थिति में अपना जो टेरिटोरियल उनकी जो इंटीग्रिटी है भारत की, उसको लूज नहीं करेगा। और जो गवर्नमेंट है या जो हमारी मिलिट्री है ये बहुत स्ट्रांग है, और ये पहली बार चीन को एक बहुत ही स्ट्रांग स्टिफ अपोजिशन मिला है। और मुझे लगता है कि इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं
नहीं है, क्योंकि चीन को एक सबक मिला है और जहां तक कैजुअलिटीज हैं वो चीन साइड से भी कैजुअलिटीज हुए हैं। इसको ग्लोबल टाइम्स ने ये क्या, भले ही वो नंबर नहीं बताना चाहें और चाइना में नंबर कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जो सिस्टम है, लेकिन पहली बार चीन को लगा है कि दूसरे कंट्री उसको चैलेंज कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी पॉलिटिक्स है और भारत के लिए ये अच्छी बात है। ये मुझे बहुत ही दुख की बात है कि हमने अपने सोल्जर्स को वहां पे खोया है और मुझे लगता है कि ये बहुत सबसे बड़ी जो हमारे सोल्जर्स और सैक्रिफाइस कर सकते थे देश के लिए उन्होंने किया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे और हमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी अभी जो सपोर्ट है, सिंपैथी है, वो भारत के साथ है, वो चीन के साथ नहीं है। तो इसमें हमारा भारत को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेट करके आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसमें कि मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और दूसरे चैनल के माध्यम से भी भारत को चीन से मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर राजन कह रहे थे कि चीन के हालिया दिनों में जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर खासतौर से देखा जाए तो उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं डॉक्टर मैं संजीव श्रीवास्तव जी, जो बात डॉक्टर राजन ने कही है, खासतौर से अगर इस रीजन की हम बात करते हैं, इस खित्ते की बात करते हैं, पाकिस्तान तो पहले से उसका झुकाव चाइना की तरफ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि नेपाल या श्रीलंका जो है इनकी तरफ भी चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया है और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल का जो रुख है उसे हम एक देख रहे हैं कि किस तरह से वो हिंदुस्तान के साथ उसका रवैया रहा है। क्या आपको लगता है कि चाइना जो हिंदुस्तान को एक तरह से कई तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है? क्या कुछ इस तरह के इशारे हैं? जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत लगातार भारत के छोटे पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक तरह से चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है। आने वाले दशकों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है चाइना का एक उपनिवेश बनेगा और जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के कर्ज के जाल में फंस गया है और लगातार जो है पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपनी पूरी झोली वो फैला के रखते हैं चाइना के सामने। चाइना के जद में पाकिस्तान पूरी तरह से आ चुका है। अब चाइना की ये कोशिश है कि भारत को नेपाल के माध्यम से भी घेरा जाए और अन्य जो छोटे राष्ट्र हैं उनके माध्यम से भी घेरा जाए। और वर्तमान में जो नेपाल में जो डिस्पेंसेशन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो डिस्पेंसेशन है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो एंटी इंडिया फीलिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में वो चाइना के साथ कोल्यूट करके, चाइना के साथ मिल करके भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। ये रिश्ते साझा मूल्यों पे, साझा हितों पे, साझी संस्कृति और साझी इतिहास पे आधारित है और इस तरह के रिश्ते को अगर चाइना जैसा कोई देश दरार डालने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। इवन की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है, जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो भी कोशिश करेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते को वो बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जो नेपाल की जो अवाम है, जो नेपाल की जनता है, उसका भारत के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। आपको याद होगा कि अभी मालदीव्स में यमीन की सरकार थी और यमीन एक ऐसे शासक थे कि जो चाइना के काफी क्लोज हो गए थे और भारत के बहुत विरुद्ध उन्होंने अपनी नीतियां अपना रखी थी। और जब वहां पे चुनाव हुए तो वहां की जनता ने यमीन को उखाड़ करके फेंका और वर्तमान में जो सरकार है, सालेह की जो सरकार है, वो पूरी तरीके से भारत की मित्र सरकार है। और उसी तरह की स्थिति मुझे लगता है कि नेपाल में प्राइम मिनिस्टर ओली को फेस करनी पड़ेगी। और ये जो कवायद जो नेपाल इस समय कर रहा है, वो जाहिर है कि वो चाइना के इंस्टिगेशन पे ही कर रहा है। चाइना ही उसको इस तरह से इंस्टिगेट कर रहा है ताकि वो भारत के विरुद्ध जाके कार्य करे। अभी हाल के एक डेवलपमेंट के मुताबिक जो है चाइना की जो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके कई फैक्शंस हैं और उन फैक्शंस में आपस में सुलह कराने के लिए जो चाइना की जो एम्बेसी है काठमांडू में, उसका इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल जो है सुलह कराने के लिए। तो अब चाइना नेपाल के आंतरिक मामलों में भी, वहां के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है और उसके माध्यम से नेपाल की सरकार को अपने हिसाब से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है और उसको भारत के विरोधी बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो एक बड़ी बड़ी गहरी साजिश चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये जद में आ ही चुका है। अब वो नेपाल को भी चाइना बिल्कुल, पाकिस्तान तो हमेशा से उसका झुकाव चाइना की तरफ रहा है। हमेशा से हमने देखा कि पाकिस्तान का झुकाव, जाहिर सी बात है, रीजन में उसे एक दोस्त चाहिए, तो चाइना हिंदुस्तान को एक तरह से देख नहीं सकता है, और ऐसे में पाकिस्तान एक अच्छा दोस्त समझता है चीन को। तो ऐसे में पाकिस्तान से तो जाहिर सी बात हिंदुस्तान को जो खतरा है वो तो है ही है, लेकिन मौजूदा में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपके पास आना चाहूंगा। जितेंद्र त्रिपाठी साहब, इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि खित्ते कि अब जो सूरत हाल बन रही है, खासतौर से श्रीलंका की बात करें तो पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया है, और जिस तरह से संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि नेपाल में तो काफी अमल दखल चाइना का बढ़ा है, ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत होशियार रहने की जरूरत है, और जो कुछ गलवान में हुआ है, जो कुछ लद्दाख में चाइना ने किया है, इससे सबक लेने की जरूरत है हिंदुस्तान को। देखिए, पहले भी जैसे मैंने कहा था कि चीन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, चीन की बात को फेस वैल्यू के तौर पे नहीं लेना चाहिए। चीन कितना भी अच्छा कहता रहे, लेकिन हमें पग पग फूंक फूंक के रखना चाहिए, ये जान के कि चीन कभी भी कुछ कर सकता है। चीन की जितनी बातें होती हैं उनके पीछे एक ही मंशा होती है, दूरगामी मंशा ये होती है कि चीन की प्रगति में किसी तरह की बाधा न हो, और चीन अपने इंपीरियलिज्म से आगे। तो हमको उस परिप्रेक्ष्य में उस रुख के साथ ही देखना पड़ेगा, इसलिए हमको तैयार इसलिए रहना पड़ेगा, कई मोर्चों पे तैयार रहना पड़ेगा। एक तो हमें मिलिट्री मोर्चों पे मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि चीन अगर हमें बार बार टटोल रहा है और हमारी मिलिट्री प्रिपेयरशिप देखने के लिए, तो तभी उसका ये टटोलना भी बंद हो सकता है जब वो जान जाए कि हम मिलिट्री की ताकत के तौर पे, फौजी ताकत में हम उससे ज्यादा नहीं है, तो तकरीबन बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि तभी चीन जो है हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ करने से बाज आएगा। तो जैसे कहा जाता है कि अगर आप किसी को माफ करना चाहते, पहले आप माफ करने काबिल बनाए खुद, बिल्कुल, इतने ताकतवर बनाए क्या। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी, अभी भी हमारी मिलिट्री काफी पीछे है चीन से। सिर्फ एक बात को छोड़ के, वो एक बात ये है कि माउंटेन वारफेयर में हम इस वक्त दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में। बाकी जहाँ इक्विपमेंट, टैंक वगैरह वगैरह का है, हम काफी पीछे हैं। तो हमको ये सब लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हमको ये सब करनी चाहिए। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो हमारी सेनाओं को वहाँ मुस्तैद रहना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी चीज ये करनी चाहिए कि चीन को हम आर्थिक रूप से दबाएं। चीन जो है हमेशा, चीन की सरकार या चीन एक मुल्क के तौर पे, चीन एक तिजारती मुल्क है, तिजारत की वजह से ऊपर उठा है, और अगर उसको तिजारत पे कोई चोट लगेगी तो वहाँ उसको ज्यादा तकलीफ होगी। और ये चोट हम लगा सकते हैं उसके तिजारत का जो इम्बैलेंस है हमारे साथ, उसको ठीक करके। क्योंकि आप देखिए कि अभी आज की डेट में हमारा चीन के साथ जो तिजारत का इम्बैलेंस है वो 58 अरब डॉलर का है, जो कि चीन की CPEC से थोड़ा ही 4-6 अरब डॉलर कम है। तो चीन के लिए बहुत बहुत अहमियत रखता है अगर उसका ये बड़ा बाजार उसके हाथ से निकलने लगेगा तो। और आपने देखा ही होगा कि अभी 3-4 महीने पहले जब हिंदुस्तान के कुछ तिजारती एसोसिएशन ने कहा था कि चीनी सामानों का बायकॉट करो, तो चीन में बड़ा हल्ला मचने लगा था। चीनी कंपनियों ने गवर्नमेंट से कहा था कि नहीं इसको रोकिए। और अभी देखिए, जब भारत ने कहा कि $1 बिलियन से ज्यादा का जो डायरेक्ट निवेश होगा वो बिना भारत की सरकार के नहीं होगा, पड़ोसी देशों से, उस पर भी चीन को इतराज हुआ। और अभी भी देखिए, अभी जैसे भारत सरकार ने कहा है कि उनके टायर के आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है, और भी कई चीजें करेंगे, तो वहाँ पर चीन को पिंच होगा ज्यादा, वहाँ तो चीन को तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना व्यापार घाटा चीन के साथ कम से कम करें, बिल्कुल, ताकि चीन को
ये वो था। तीसरी चीज जो हमें नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बिजनेस में और तिजारत में चीन पर चोट किया जा सकता है और इसके बारे में भी अब सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदुस्तान चीन को चोट दे सकता है, चीन को परेशान कर सकता है। मेरे साथ शैलेंद्र वांगू जी, एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज 18, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, क्योंकि लगातार आप फॉरेन मिनिस्ट्री को कवर करते रहते हैं, जिस तरह के हालात अब बने हैं, काफी कशीदगी देखी जा रही है बॉर्डर पे चाइना और हिंदुस्तान की, और लगातार हमने देखा आज पीएम मोदी ने जिस तरह से बयान दिया है, उनका रुख बिल्कुल साफ था कि वो अपने पड़ोसी के साथ हमेशा अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी नहीं सुधरता है तो ऑप्शन तमाम खुले हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियों और किस तरह की मीटिंगों का सिलसिला दिल्ली में चल रहा है? दिल्ली में क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे इशू को लेकर? देखिए अबू, आपको बता दें कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं सीमा पर, हालांकि आपको अपडेट कर दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की चर्चा हुई है और दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 6 जून को जो सहमति हुई थी दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच में, उसको सिंसियरली, ईमानदारी के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा और कोई देश या कोई तरफ ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे हालात और बिगड़े, बल्कि सीमाओं पर जो पीस है उसको रिस्टोर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव कदम तो है ही, लेकिन जिस कदर ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें भारतीय 20 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, और एक और अपडेट उसमें यह है कि 4 और जवान जो जख्मी थे अब वो फिलहाल स्टेबल हैं, लेकिन ये हरकत जो चीन की है इसको भुलाया नहीं जा सकता। विदेश मंत्री भी साफ कर चुके हैं कि इसका बहुत गंभीर असर, इसका बहुत सीरियस असर भारत चीन के संबंधों पर भी पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के बयान से यह साफ हो जाता है कि जो एक खास उन्होंने उसमें बात कही कि एक इंच की जमीन के एक इंच की सुरक्षा करना और देश के स्वाभिमान की सुरक्षा करना, यह सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। तो जाहिर तौर पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा था कि जो चीनी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट भारत में है उसको दोबारा कंसिडर किया जाएगा, यानी आर्थिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से चाइना को चोट पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि चाइना और भारत के जो आर्थिक संबंध है वो बहुत मजबूत है और चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। तो ऐसे में इस तरह का कदम जो है जाहिर तौर पर चीन को एक बड़ी चोट पहुंचाएगा, लेकिन वहीं सीमा पर क्या होता है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि इस तरह की जो हरकत है अब चीन का रुख भी देखना होगा, जाहिर सी बात है चीन का रुख भी देखना होगा, क्योंकि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? बार बार जब से पीएम मोदी की सरकार है उसके बाद से तो लगातार रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं चीन के दरमियान, लेकिन फिर भी नतीजा क्या है वो सबके सामने है। तो क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राजन, 2-3 चीजें जो अभी तक डिबेट में निकल कर आई कि एक तो या तो अब सीधे सीधे जो बात आप कह रहे थे कि जो फौजी ताकत है उसमें हिंदुस्तान चीन के सामने खुलकर आए और उसके सामने खड़ा हो कि ताकत अगर चीन से ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर है, और दूसरा जो मोर्चा है वो बिजनेस के तौर पर लिया जा सकता है, उसकी तिजारत को चोट किया जा सकता है। तो किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं आज के दिन हिंदुस्तान, किस तरह से मुकाबला कर सकता है चीन से? आपने ये सवाल पूछा, अगर चीन को आपको हर्ट करना है तो 2 तरीके से आप हर्ट कर सकते हैं। चीन उसको अगर नुकसान पहुंचाना है तो चीन की जो उनकी जो अपनी समझ है, उनकी जो राजनीति है, उसको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, जो इकोनॉमिक ट्रेड उनका जो पैटर्न है, उसको आप इम्पैक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आप देखें कि शी जिनपिंग जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, प्रीमियर हैं, तो उनकी जो पॉलिसी है उसमें BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है
और BRI से इंडिया पहले ही उससे रिफ्यूज कर दिया साइन करने के लिए, पार्टिसिपेट भी नहीं किया कॉन्फ्रेंसेस में। आप उसके ऑल्टरनेटिव जो रूट्स हैं वो यूरोप के साथ, जापान के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके ये सारे साउथ ईस्ट एशिया में डेवलप कर सकते हैं, यहां से वेस्ट एशिया, यहां से अफ्रीका, ये सारे लिंक्स आप डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और ये सारे कंट्रीज कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात की जो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे कि जो इंडियन जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये काफी इफिशिएंट है और वहां पे हम चाइना से सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज में जहां पे कि चाइना एक्सपोर्ट करता है। और हमारे संबंध अब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ अभी अच्छे होंगे, मैं ये बता दूं। और बहुत जल्द देखेंगे कि भारत और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ भी बहुत सारे सामरिक समझौते होंगे जिसको कि भारत अभी तक दरकिनार कर रहा था, क्योंकि भारत की पॉलिसी थी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी, जिसमें कि वो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर रहा था लेकिन एक तरह से बैलेंस भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके माध्यम से चीन के साथ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखेंगे कि भारत के संबंध जो आर्थिक संबंध है वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके साथ और जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और जो अमेरिका है इसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। उसके अलावा जो एक क्वाड की बात होती है जिसमें कि एक मिलिट्री कॉपरेशन है और प्लस उसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन की भी बात हो सकती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया की बात होती है, तो उसमें भी इकोनॉमिक कॉपरेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। और अगर हमको चीन को इम्पैक्ट करना है ट्रेड के माध्यम से, तो अभी जो पहले के हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए हमको वहां से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन साथ ही हमें साउथ ईस्ट एशिया जहां पे कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशिया जहां पे कि चीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इन सारे कंट्रीज से हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं इसको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा और काफी तेज करना पड़ेगा। और हमारे जो ऑल्टरनेटिव लिंक्स हैं, जो BRI का लिंक है उसका जो ऑल्टरनेटिव हम स्पाइस रूट की बात करें या दूसरे रूट्स की बात करें, तो वो हमको बहुत ही जल्दी से डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सबको हम अपने चीन से अलग कर सकते हैं और भारत के साथ उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं संजय श्रीवास्तव जी बहुत मुख्तसर में जिस चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड के रास्ते या ट्रेड के लेवल पर हम चीन को चोट कर सकते हैं, क्या ये इंडिया के लिए आसान होगा चीन को ट्रेड के लेवल पर उसे एक तरह से रोकना या उस ट्रेड के लेवल पर उसे इग्नोर करना, क्या ये आसान है आज के वक्त में? देखिए, ये जो इस समय जिस तरह से चाइना इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोरोना की महामारी को, उसकी इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने के अपराध में घिरा हुआ है और पूरा विश्व आज जितने भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सप्लाई चेन्स स्थापित कर रखे थे चाइना के अंदर, वो अपनी सप्लाई चेन्स को वहां से मूव करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चाइना के ऊपर एक विश्वास टूटा है, चाइना के ऊपर जो औद्योगिक देशों का विश्वास टूटा है और अब वो अपनी जो तमाम जो कंपनीज हैं जिसको कि वो लो कॉस्ट लेबर की वजह से उन्होंने चाइना में सेटअप कर रखा था, उसको वो वहां से सीरियसली मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। और उस लिहाज से अगर देखें तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे भी अगर लेबर की कॉस्ट को अगर देखें तो ये लेबर की कॉस्ट चाइना के बराबर ही साबित होगी। तो भारत को चाहिए कि इस समय जो भी कंपनीज चाइना से मूव आउट करने के बारे में सोच रही हैं, उनको भारत पूरा स्पेस प्रोवाइड करे और उनको हर तरीके की सुविधा दे ताकि जो है यहाँ पर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को शिफ्ट कर सके। और ये भारत की जो एक वास्ट पॉपुलेशन है जिसको कि रोजगार की जरूरत है, जिसको कि हर तरीके के सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़े अवसर के रूप में ये आ रहा है। जाहिर है कि ये चाइना को हर्ट करेगा और मेरा ये मानना है कि चाइना ने अगर कोरोना की महामारी की साजिश रची है तो उसका जो सबसे बड़ा टारगेट था वो वर्ल्ड की इकोनॉमीज को टारगेट करने का था। चाइना ये चाहता था कि विश्व की इकोनॉमीज को जो है कमजोर करके और वहां पर फिर उसको एक्सप्लॉयटेशन करते हुए, उस स्थिति का एक्सप्लॉयटेशन करते हुए वहां अपने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए और अपने पूरे इकोनॉमिक डोमिनेंस को स्थापित करें और उसको फिर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को के साथ उसको फॉलो अप करें। तो चाइना की एक बहुत ही गहरी साजिश रही है। चाइना ये जो कोरोना की महामारी के संक्रमण काल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है
और उस प्रक्रिया में उन्होंने तमाम देशों की इकोनॉमीज को टारगेट किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो कुछ लद्दाख में चाइना ने किया वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को टटोलना चाह रहा है, क्योंकि इस तरह की नापाक हरकतें, इस तरह की हरकतें लगातार चीन करता रहता, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को आजमाने की कोशिश कर रहा है, उसे टटोलने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान है किस पोजीशन में। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या कुछ होगा। जो एक दरार आई है, क्या इस दरार को पाटा जाएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, रिश्ते फिर से पटरी पर लौट आएंगे? इस पर हम और चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं हिंद चीन सरहद तनाज़े की, जिस पर अब काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है। हालांकि खबर ये भी आ रही है, जिस तरह से डिबेट के पहले हिस्से में शैलेंद्र वांगू ने बताया था कि अब बात बनती नज़र आ रही है। दोनों तरफ के आला ओहदेदारान जो हैं इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना पर भरोसा कैसे किया जाए। बार बार रिश्ते सुधरने की बात होती है, लेकिन इस तरह की हरकतें चीन की तरफ से रुकती नहीं हैं। अब जो कशीदगी दराई है, क्या इसमें हालात सुधरेंगे, बात बनेगी, या फिर यह बात और आगे बढ़ेगी? इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक चीज मैं और समझना आपसे चाह रहा हूं, जो बात हमने पहले डिबेट के हिस्से में की थी कि चाइना की नजर अब दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी है, और वो दुनिया में भी अपना एक लोहा मनवाना चाह रहा है। मतलब स्ट्रांग लीडरशिप का एक मैसेज देना चाह रहा है इस तरह की हरकतें बार बार करके। आपने सही बोला। आप देखेंगे कि चाइना इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत सारे कंट्रीज है जिसको कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। उसमें सबसे जो नजदीक के उनके देश हैं, उसको जैसे साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहां पे उनका लव एंड हेट का रिलेशनशिप उन देशों के साथ है। जो चाहे मैं इंडोनेशिया, मलेशिया इस तरह की बात करूं, क्योंकि उनका ट्रेड रिलेशन बहुत बढ़िया है चाइना के साथ। ये अलग बात है कि वो उनके जो मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो उतने अच्छे नहीं है। फिर अब अगर साउथ एशिया की बात करें तो आपने अभी चर्चा की थी कि श्रीलंका में हम्बन टोटा, कुछ दिन पहले मालदीव्स में भी उसने चाइना ने रोल प्ले करने की कोशिश किया था। नेपाल को अभी अपने साइड में लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को आप जानते ही हैं। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देशों का संबंध चीन के इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। अफ्रीका को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, लैटिन अमेरिका को। तो उसकी जो राजनीति है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के माध्यम से, फिर वहां का जो एलीट होता है, जो छोटे छोटे कंट्रीज, उस एलीट को इन्फ्लुएंस करके वहां की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। और हमें उसकी इस राजनीति को समझनी पड़ेगी। हमने सक्सेसफुली श्रीलंका में उसको बदलने की कोशिश की और हम सक्सेसफुल रहे। मालदीव्स में हम सक्सेसफुल रहे। नेपाल में हमें फिर से अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी। अब एक चीज जान के चलेंगे कि वो लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन पे बहुत सारे देश, ज्यादातर देश एक सस्पिशन की नजर से भी देखते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज वहां पे चूंकि कम्युनिस्ट ऑथोरिटेरियन रिजीम है, तो उस कारण से भी उसको लाइक नहीं करते हैं। सेंट्रल एशिया के जो भी छोटे छोटे देश हैं वो उससे डरते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो उससे डरते हैं। ताइवान डरता है, साउथ कोरिया डरता है, ऑस्ट्रेलिया डरता है, न्यूजीलैंड परेशान है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चीन से डरते हैं। रशिया की जहां तक बात करूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री है हमारे सारे इस जियोपॉलिटिक्स में, और एक अच्छी बात है कि रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं अभी भी। और रशिया जो अभी भी रोल प्ले करेगा वो न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में साइड लेने की कोशिश नहीं करेगा, मैं ये गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं। तो इस दृष्टि से आप देखें तो चीन से बहुत लोग, जितने भी कंट्रीज हैं, वो इसके इकोनॉमिक पावर को मानते हैं और उसकी अपनी मजबूरी को समझते हैं, इसलिए उनको चाइना को इनवाइट करते हैं। लेकिन एक चीन को सस्पिशन की नजर से देखते हैं ये सारे देश जिनकी मैं चर्चा किया, वो सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, या बिल्कुल, यानी चीन कहीं ना कहीं जो ट्रेड लेवल उसका है, उसका वो उस तरह से उसका एक फायदा भी उठाता है, और मजबूरी का फायदा चीन कहीं ना कहीं उठाता है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मोहिबुल हक साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोहिबुल हक साहब, जो कारस्तानी चीन बार बार कर रहा है, जो जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ इसकी जो प्लानिंग है इसके पीछे बहुत वाइडर है, एक बड़े सर्किल में कुछ करना चाह रहा है?
इसकी प्लानिंग, इसके पीछे क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि चाइना जो है, जिसको कहा जाता है डीप स्लम्बर से जागने के बाद, आज न सिर्फ ये कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर की हैसियत से इमर्ज कर रहा है, बल्कि वो मिलिट्री सुपर पावर भी है। आज जो इंटरनेशनल एरिना में उसका मेन कंपटीशन वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उससे है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सुप्रीमेसी, और ये बार बार प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि बहुत जल्द इकोनॉमिक, अगर आप देखेंगे इंडेक्स में भी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर के अमेरिका को सरपास कर जाएगा चाइना। अब जब इकोनॉमिकली वो सरपास कर जाता है, यानी इकोनॉमिकली सबसे डोमिनेंट पावर ऑन अर्थ हो जाता है, और दूसरी तरफ उसके हम देखते हैं कि मिलिट्री हार्डवेयर में जो उसके अपने चीजें हैं अपनी जगह, तो ऐसी हालत में जो ग्लोबल हेजीमन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको रिप्लेस करना चाहता है चाइना। अब जब चाइना उसको रिप्लेस करना चाहता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कंपटीशन है वो चाइना से हो जाता है। और हम देखें कि हिंदुस्तान और चाइना के जो रिश्ता है उसमें अमेरिका ऑफ शोर बैलेंसिंग की पॉलिसी खेलना चाहता है, जिसे कहते हैं ऑफ शोर बैलेंसिंग, यानी काउंटर बैलेंसिंग चाइना, राइजिंग चाइना को। ऐसी हालत में यही वजह है कि G7 में आपने देखा इंडिया को इन्वाइट भी किया था उसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और रशिया का जो उसके रिएक्शन था वो भी हम जानते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो चाइना का मेन रोल है वो चाइना का ग्लोबल हेजीमन बनने का रोल है, और वो क्लेम भी करते हैं, मिडिल किंगडम सिंड्रोम से वो सफर भी करते हैं, वो अपने आप को मिडिल किंगडम भी समझते हैं। तो चाइना, हिंदुस्तान जाहिर सी बात है उसके रास्ते में इसलिए रोड़े बन जाता है कि हिंदुस्तान भी साउथ एशिया का एक मेजर पावर है। बिल्कुल। हिंदुस्तान अगर आप देखें तो एक अलग चीज है कि उसने आज तक कहीं पे अटैक नहीं किया अपने नेबरिंग कंट्रीज पे। चाइना ने 1962 से लेकर के अभी तक बार बार अटैक किया, और हमने आम तौर पे उस पर रिएक्ट किया है या खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है। इंडिया को कोई नहीं कर सकता कि उसने अपने छोटे नेबर्स पर भी अटैक किया हो। तो ऐसी हालत में ये एम बिल्कुल सामने है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस तरह से ग्लोबल हेजीमन है, उसी तरह चाइना उसको रिप्लेस करके एक हेजीमन बनना चाहता है। बिल्कुल। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान छोटा मोटा मुल्क तो रहा नहीं, या 62 वाला भी हिंदुस्तान नहीं है, 1962 वाला भी हिंदुस्तान नहीं है, अब 2020 चल रहा है और हिंदुस्तान की अपनी एक हैसियत है। ऐसे में अब आज के दौर में अगर चाइना से एक मुआवजा किया जाए, कहां पर हिंदुस्तान को आप पाते हैं चाइना के मुकाबले में? देखिए, जाहिर तौर पर मुकाबला की अगर हम बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो मिलिटरीली भी भारत पीछे नहीं है, लेकिन चाइना क्योंकि एक मजबूत कंट्री है और उसकी टक्कर सीधे अमेरिका से है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत लगातार इस तरह के जो ग्रुपिंग्स है वो तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि G4 एक क्वाड एक ग्रुपिंग है जिसमें 4 अहम देश शामिल है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल हैं। तो उस क्वाड जैसी ग्रुपिंग से भी चीन परेशान है। लेकिन अगर आप, जैसे अपने सवाल भी पूछ रहे थे कि अगर चीन को चोट पहुंचानी है तो सबसे एक तरीका, आर्थिक तरीका भी है, लेकिन एक और तरीका, बहुत अच्छा तरीका है जो विकल्प भारत सरकार के पास है, कि वन चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन करना। वन चाइना पॉलिसी क्वेश्चन करने से चीन बौखला जाता है। हमने देखा है कि हांगकांग में क्या हुआ, ताइवान में क्या हुआ। वही अगर हम तिब्बत को लेके कोई बयान देते हैं तो चीन बौखला जाता है, और ये लगातार ये रवैया रहा है भारत का। भारत की फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि कभी भी तिब्बत को किसने सवाल नहीं किया है इतने सालों से, यहां तक कि अमेरिका भी जो है इसको सवाल नहीं करता है। लेकिन आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि अगर इस तरह से अगर तिब्बत को लेकर कोई बयान किया जाए, कोई ऐसी हरकत की जाए, तो कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी जो है, जो चीन जिसको बहुत सीरियसली लेता है, तो वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव होगा भारत का जिससे चीन जरूर बौखला जाएगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी एक छवि बना रखी है उसको एक करारा झटका मिलेगा। और वहीं हांगकांग की बात करें, ताइवान की बात करें, अगर वहां पे समर्थन मिलता है भारत का इन देशों को, उनके साथ आके जाके खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि साउथ चाइना सी में भारत कभी सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई सीधे तौर पर बयान नहीं दिया, लेकिन अगर बाकी देशों का अगर साथ मिले तो भारत एक मजबूत ब्लॉक के साथ खड़ा होकर चीन के खिलाफ आवाज उठा सकता है। अकेले भारत के लिए चीन से 1-to-1 वॉर करना एक समझदारी नहीं होगी। हालांकि भारत एक मजबूत देश जरूर है, लेकिन चाइना के पास मिलिट्री पावर भी ज्यादा है, चाइना एक मजबूत न्यूक्लियर कंट्री भी है। बहुत से लोग में से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो जाहिर तौर पर चाइना से लड़ने के लिए जरूरी है कि इंडिया एक स्ट्रांग ब्लॉक का हिस्सा बने और चाइना की वन पॉलिसी
वन चाइना पॉलिसी जो है उस पर सवाल खड़े करें। बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, क्या अब लगता है कि अब ये बात यहीं पर रुक जाएगी या बात अभी आगे बढ़ेगी? मतलब जो कशीदगी है, जो तनाजा है, ये यहीं पर हल हो जाएगा या फिर ये बात अभी आगे बढ़ेगी? और अगर आगे बढ़ेगी तो कहां तक नौबत आ सकती है? बात अभी आगे बढ़ेगी और अगर आगे बढ़ेगी तो कहां तक नौबत आ सकती है? डॉक्टर जितेंद्र, मुझे सर सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर जितेंद्र, मुझे सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो। जी जी सर, मेरा सवाल आपने सुना? जी जी, आपने यही कहा कि क्या ये अब नहीं खत्म हो जाएगा तनाजा या आगे बिल्कुल बढ़ेगा? बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आगे तो नहीं बढ़ेगा, बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ दिन की बात है मेरे ख्याल से। क्योंकि बहुत आगे बढ़ने का मतलब होता है कि ऑल आउट वॉर की हालत, और ऑल आउट वॉर को न तो चाइना अफोर्ड कर सकता है, न हम अफोर्ड कर सकते हैं, भले ही हम लोग कितने ज्यादा तरक्की पसंद या तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुके हैं। हाँ, कहाँ तक जाएगा, क्यों इतना कम रहेगा? कि वही एक चीज है कि टटोलने वाली बात है। टटोल के कुछ दिन में चीन को भी ये लगेगा कि नहीं, अब इसको अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ाया जाएगा इस मामले को, इसमें और भी कोई ममालिक पूछ सकते हैं जाहिरी तौर पे या गैर जाहिरी तौर पे, और वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी चीन। तो इसलिए ये तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी उम्मीद में अपनी मिलिट्री तैयारियां कम करें। हमें नहीं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर इसी तरह से खामोश बैठे रहे, और क्योंकि 20 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, अगर इस पर हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो यह हरकत तो चाइना की लगातार जारी रहेगी, जो हरकत लगातार वो करता रहता है। 20 अगर हमारे शहीद हुए हैं तो उनके भी 43 से 44 हलाक हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको चोट नहीं पहुंची, उनको भी चोट पहुंची है। लेकिन अब ये है कि इसमें वॉर ऑफ नर्व में कौन पहले है, वो वाली बात है। इसलिए अगर हम डटे रहे वहाँ, हम हमला न करें, लेकिन हम डटे रहे कि हमला होगा तो हम जरूर जवाब देंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ज्यादा मुफीद होगा। इसके साथ ही साथ हमें ये करना चाहिए, कि हम अपनी तैयारियां पूरी करने के साथ साथ दुनिया में चीन के खिलाफ जितने मुल्क हैं सभी का साथ लेने की भरपूर कोशिश करें। और इस भरपूर कोशिश के वजह से ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि चीन हमें कुछ टटोलने से पहले 2 बार सोचे। और एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, हम WTO के कुछ नियमों से बंधे जरूर हैं, लेकिन हम एंटी डंपिंग के नाम पे या और भी दूसरी तरीके हैं जिसके तहत हम ये कर सकते हैं कि चीन का हमारे साथ तिजारत का रिश्ता कम हो। और जैसा कि अभी हमारे से पहले किसी ने बताया कि हम अपनी तिजारत भी, अपना व्यापार भी साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में बढ़ा सकते हैं। और ये जो एक तरीका आया था, ये जो एक इदारा लॉन्च हुआ था, AACC, एशिया अफ्रीका कोऑपरेशन कॉरिडोर, ये बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें एशिया में चीन और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे मुल्कों को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और अफ्रीका के सारे मुल्क, सिर्फ इन्हीं 2 मुल्कों को छोड़ करके, जो कि ये बहुत बड़ी चीज साफ। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सर, संजीव श्रीवास्तव जी, अब यहां से हिंदुस्तान को अब सबक लेना चाहिए, क्योंकि लगातार चीन इस तरह की हरकत करता रहता है, और अब यहां से एक सबक हिंदुस्तान को लेना होगा। सिफारती सतह पर भी अब इसके अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने होंगे। हालांकि जब से सरकार आई है, पीएम मोदी ने भी बाहर के फॉरेन के बहुत दौरे किए हैं, तो सिफारती सतह पर भी मजबूत रहना होगा, और जिस ट्रेड की हम बात करते हैं उसमें भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अब हिंदुस्तान को। जी बिल्कुल, देखिए एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि जैसा कि एम्बेसडर त्रिपाठी कह रहे थे कि चाइना एक ऐसा देश है कि जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है।
चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के लिए, अपनी अवसरवादिता के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। और जाहिर है कि इस समय कोरोना की महामारी की वजह से भी और अपने ये चाइना ने जो हरकत की है भारत चीन सीमा बॉर्डर पे, उसकी वजह से भी चाइना और अधिक एक्सपोज हुआ है। तो ऐसे में अब भारत को चाइना को घेरने के लिए और चाइना को पूरी तरीके से दबाव में रखने के लिए अपनी मिलिट्री को पूरी, अपनी जो डिफेंस पोस्चर है उसको पूरी तरीके से जो है मेंटेन करना होगा। चाइना एक ऐसा देश है जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही डील किया जा सकता है। चाइना को शक्ति की भाषा समझ में आती है और वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इसीलिए भारत को अपना जो मिलिट्री प्रिपरेशंस है, किसी भी तरह की कंटिजेंसी है, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और दूसरा, विश्व के जो तमाम ऐसे देश जो कि चाइना के इस नकारात्मक चरित्र से चिंतित हैं, उनके साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा। जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो कि चाइना के कोरोना की महामारी की साजिश से बहुत ज्यादा गहरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में तो ये सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा। अमेरिका भी यही कवायद कर रहा है। अमेरिका G7 का विस्तार करना चाहता है और उसमें वो भारत को भी शामिल करना चाहता है और G7 में चाइना का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो जाहिर है कि वो चाइना को घेरने के लिए, चाइना के नकारात्मक चरित्र पे अंकुश लगाने के लिए पूरी दुनिया लामबंद हो रही है और भारत को भी इस तरह से पूरे विश्व के साथ जोड़कर डॉक्टर मोहिबुल हक साहब डील करने के लिए डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, चीन से अगर लोहा लेना है तो फिर आलमी सतह पर भी हिंदुस्तान को मजबूत होना पड़ेगा, हिंदुस्तान को अपने साथी अब ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, जहां तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, आइडियलिज्म, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल सब अपनी जगह, लेकिन सारे कंट्रीज दुनिया के वो नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होते हैं। हिंदुस्तान हो या चीन हो, अगर आज इस डिस्प्यूट को देख रहे हैं तो उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट देखना होगा। आज की डेट में हालत ये है कि चाइना हिंदुस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये अलग बात है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो चाइना के फेवर में है। तकरीबन हमारा 90 से लेकर के 100 बिलियन के बीच का जो ट्रेड है, उसमें अगर आप देखिएगा तो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए चाइना दुनिया की लार्जेस्ट यानी मार्केट है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो इंटरनेशनल एरेना में जो भी स्टेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी हालत में यह समझना कि चाइना को हम आइसोलेट सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना से है, तो इंटरनेशनल एरिना में हमेशा ये होता है कि हर कंट्रीज को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। ये अलग बात है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स और इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी तरफ अभी एक इशारा किया था एक एक्सपर्ट ने कि वन चाइना पॉलिसी को जब आप चैलेंज करते हैं तो चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन हमें एक बात देखनी चाहिए कि चाइना, ये जो PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो 1949 से लेकर के 1971 तक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं था कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद। और लेकिन आप देखेंगे 1971 में तमाम मेजर पावर्स ने, इंक्लूडिंग हमारे हिंदुस्तान ने भी, सबने एग्री किया और उस ताइवान को यूनाइटेड नेशन से एक्सपेल किया गया, उसकी मेंबरशिप खत्म की गई और इस PRC को परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की दी गई। यानी चाइना का जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है वो वन चाइना पॉलिसी को पूरी दुनिया ने मान लिया। उस पे वापस जाना, यानी कि हम अगर वन चाइना पॉलिसी को ये करते हैं तो उसमें यकीनन चाइना की भी बौखलाहट तो बढ़ती है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे कितना एक्सेप्ट करेगी वो एक अलग बात है। तीसरी अहम बात जो हमें बहुत गौर करना चाहिए कि हमारी जो डिप्लोमेसी है उसमें कुछ चीजों की तब्दीली की जरूरत है। चाइना एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है और वो कॉर्नरिंग इंडिया की पॉलिसी है। इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है और वो आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, फिर श्रीलंका, इन तमाम कंट्रीज को साथ लेकर के, जैसे मालदीव में हमने अभी कामयाबी हासिल की कि मालदीव हमारे लिए अगर हॉस्टाइल था आज फ्रेंडली है। तो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक सतह पे मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा हिंदुस्तान को पेशकदमी करनी होगी तमाम नेबर से, हॉस्टाइल नेबर से करके हम बहुत अच्छा मामला नहीं कर सकते। और चौथी अहम बात, इसके जो खतरात हैं, यानी वन चाइना पॉलिसी को जब हम चैलेंज करते हैं तो हमें ये तैयार रहना चाहिए कि चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो बहुत ही बड़ा बॉर्डर है। यानी हमारा बॉर्डर तकरीबन समझिए 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है। ऐसी हालत में हम जो 3 सेक्टर में उसको बांटते हैं, जो चाइना के बॉर्डर को, जिसमें मिडिल सेक्टर कहता है, ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है, वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, तो इन जगहों पे इंसर्जेंसी और टेररिज्म चाइना के पास एक चॉइस बच जाएगी। हम ऑलरेडी यानी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान से झेल रहे हैं, अगर चाइना भी इसमें कूद पड़ता है तो हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का भी मसला बन जाता है।
बिल्कुल। तो ऐसी हालत में मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान को बहुत फूक के कदम उठाना है। बिल्कुल। और डॉक्टर राजन मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राजन, जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट ने इससे पहले माना कि चाइना की नजर अब खित्ते में कई रीजन में कई कंट्रीज पर उसकी एक तरह से नजर है, हिंदुस्तान को ऐसे में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत होशियार रहने की जरूरत है और कई महाज पर उसे एक साथ लड़ना होगा। अब हिंदुस्तान को कई बड़े चैलेंजेस हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो देखे अभी जो वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, जो अब जियोपॉलिटिक्स जो इमर्ज कर रहा है, उसी को ये दर्शाता है। अगला 10 से 15 से 20 साल जो कि हम देख पा रहे हैं, उसमें यही होने वाला है कि आप देखेंगे विश्व 2 खेमों में विभाजित होने जा रहा है। और अब अभी तक भारत ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की थी, भारत ने उसको बीच में एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश की थी। अब क्या होने वाला है, या ऑलमोस्ट इस डेथ के बाद चाइना इज द बिगेस्ट लूजर। मैं बता रहा हूं कि चाइना की जो पॉलिसी अभी तक वो बेचता रहा है यह कह के कि पीसफुल राइज ऑफ चाइना, कि चाइना का जो उदय है ये बहुत ही शांतिपूर्ण है, वो बिल्कुल डिमोलिश हो रहा है अभी जो इंडिया में हुआ उससे, और जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, ताइवान में हो रहा है उससे। तो ये जो इशारा कर रहा है, देखेंगे कि आपकी जो अगला कुछ दिनों का जो विश्व इमर्ज कर रहा है, उसमें भारत अब यूरोपियन और अमेरिका के साथ जा रहा है और उसी की ओर ये इशारा करता है, इसमें अब कोई शक नहीं है। यहाँ पे जो लोग उसको अपोज भी कर रहे थे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे, उनके लॉजिक और आर्गुमेंट्स बहुत ही वीक पड़ेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक नए तरह का जो वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, उसमें यूरोप जानता है, अमेरिका जानता है कि अगर चीन का विरोध करना है, चीन को चैलेंज करना है, तो आपको भारत को साथ में लेना पड़ेगा। एक जहां पे इस राजनीति में अभी भी एक पेंच लगा हुआ है वो है रशिया। रशिया को ये यूरोपियन कंट्रीज अभी भी अपने साथ नहीं ले पा रहे हैं, जबकि फ्रांस ने, जर्मनी ने इशारा किया है कि वो उसको, ट्रंप भी उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर ये रशिया को लेने में कामयाब हो गए तो जो अमेरिकन और यूरोपियन पॉलिसी है चाइना को आइसोलेट करने की, वो भी काफी सक्सेसफुल हो जाएगी। और जहां तक एक वन चाइना पॉलिसी की बात है, तो उसको हमको अगर हम रेज करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भारत के लिए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे टेरिटरीज हमारे हैं। शैलेंद्र, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। शैलेंद्र, क्योंकि 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग भी पीएम ने बुलाई है, क्या इशारे मिल रहे हैं इस मीटिंग को लेकर? क्या चीन के खिलाफ जिस तरह से अब ट्रेड लेवल की बातें चल रही हैं और खुद पीएम मोदी से पहले कह चुके हैं कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्या कुछ बड़े डिसीजन हो सकते हैं, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में? देखिए, जाहिर तौर पर फैसले तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो भारत और चीन के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर बतौर एक डेमोक्रेसी के चलते रूलिंग पार्टी को या सरकार की बात करें तो सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों को यह ब्रीफ करना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या वहां पे, ताकि डाउन द लाइन लोगों तक सही मैसेज पहुंचे और एक यूनाइटेड स्टैंड बने भारत में और एक आम सहमति बने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि अगला कदम क्या होना चाहिए। या ऐसे में माना जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको इसमें इन्वाइट किया जाएगा और उनको ब्रीफ भी किया जाएगा, उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे और जो एक कंसेंसस तैयार होगा, भारत का जो अगला कदम है वो लगभग उसी कंसेंसस पर आगे बढ़ेगा। आपको याद दिला दें कि ऐसे ही एक ऑल पार्टी मीटिंग आज से कुछ साल पहले हुई थी, जब एक बड़ा आतंकी हमला देश में हुआ था। उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग पीएम मोदी ने बुलाई थी और उसके बाद ये कहा गया था, ब्रीफ किया गया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, हालांकि कोविड के दौरान ये बैठक जो है ये फिजिकली नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ ऑल पार्टी मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, किन किन नुकात पर गौर फिक्र किया जाता है। लेकिन इतना तो जाहिर है कि चाइना से बहुत मोहतात और होशियार रहने की जरूरत है और अगर चाइना को शिकस्त देनी है, चाइना को चोट पहुंचानी है, तो ट्रेड लेवल पर हिंदुस्तान को बहुत कुछ सोचना भी होगा और उस पर करना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुहिब्बुल हक साहब, संजीव श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी साहब, डॉक्टर राजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइम डिबेट में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।